जय सर। जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक सोर्स एंड फील्ड के आंकिक प्रश्न का हम लोग सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 शुरू किया जाए इसके पहले मैं आपको बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के जितने भी क्लासेस हैं सभी क्लासेस शुरू हो गए हैं। 9th 10th 11th 12 साइंस आर्ट कॉमर्स सभी क्लासेस शुरू हो गए हैं। और आपको पता भी है कि महामना इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सब वाराणसी के टॉप क्लास के टीचर्स लोग हैं, सब यहाँ क्लास लेते हैं। इसलिए आप सभी लोग तत्काल यहाँ महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और अब इसके बाद हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, आपके बुक में चूंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है तो आपके बुक में कहीं वेक्टर ई लिखा है और कहीं नहीं भी लिखा है, तो वेक्टर रहेगा तो भी ठीक है और नहीं रहेगा तो भी ठीक है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 3 × 10⁻³ और ये दिया हुआ है I न्यूटन पर कूलाम पर विचार कीजिए। न्यूटन पर कूलाम पर विचार कीजिए। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जैसा कि आपको मालूम है कि x एक्सिस के तरफ जो इकाई सदिश होता है वो कैप I होता है, y एक्सिस के तरफ इकाई सदिश जो होता है वो कैप J होता है और z एक्सिस के तरफ इकाई सदिश जो होता है वो कैप K होता है। तो यहाँ पर कैप I है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष के धन दिशा की तरफ है। इसकी जो दिशा है वो x अक्ष के धन दिशा के तरफ है। और फिर देखें आपसे इसका जो A पार्ट दिया हुआ है, A पार्ट में देखें क्या दिया हुआ है। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से, पार्श्व का मतलब पृष्ठ होता है, हाँ, उस पार्श्व से जिसका तल YZ के समांतर हो। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तल जो है YZ के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, यानी आपसे वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। देखिए वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू पूछी जा रही है और वैद्युत फ्लक्स फाई ई की वैल्यू पूछी जा रही है। और देखें ये भी आप ध्यान में रखे रहें कि यहाँ पर दिया हुआ है वेक्टर कैप I की वैल्यू दी गई है और ये कैप I जो है यह x अक्ष के तरफ, x एक्सिस के तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। x एक्सिस के तरफ ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है जिसको आपको दिया हुआ है। तो अब यहाँ से अगर हम E की वैल्यू देखें, ये जो आपको दिया है ये वेक्टर E की वैल्यू है, ये वेक्टर E की वैल्यू है। लेकिन अगर E की वैल्यू हम ज्ञात करें तो 3 × 10⁻³ और ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र है और चूंकि यहाँ पर जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि वर्ग है और वर्ग की जो भुजा दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। देखिए 10 सेंटीमीटर दी गई है, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर दी गई है। हम लोग जरा यहाँ से क्षेत्रफल भी निकाल लें तो देखिए क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं कि ये वर्ग की भुजा अगर इसको हम A मान लें तो वर्ग की भुजा A = आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये न्यूटन प्रति कूलाम MKS पद्धति में है
तो इसको भी हम लोग जो है एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है कि 100 से डिवाइड किया जाता है और अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.1 और 0.1 को हम 10 टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिख देंगे तो इसको सॉल्व करने में हम लोगों को आसानी हो जाएगी। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब अगर यहां से हम भुजा का क्षेत्रफल, हम अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो वर्ग का क्षेत्रफल a = हो जाएगा स्मॉल a स्क्वायर हो जाएगा। और अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो ये 10 टू द पावर -1 है, 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर कर देते हैं तो 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर, आपको मालूम है ना कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो अगर हम 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा और ये यहाँ इसका यूनिट लिख दे रहे हैं, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि पार्श्व पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो वैद्युत फ्लक्स फाई E आपको मालूम है कि E.A होता है, यानी चलिए वेक्टर के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो वेक्टर E.A होता है, जहां वेक्टर E जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वेक्टर A जो है ये क्षेत्रफल सदिश है या क्षेत्रफल हम कह सकते हैं। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहां से फाई E की वैल्यू अगर हम निकालें तो E की वैल्यू यहां दी हुई है, हम रख लेते हैं E की वैल्यू 3 × 10 टू द पावर 3 और फिर यहाँ A की जो वैल्यू है ये 10 टू द पावर -2 है। तो 10 टू द पावर -2 अगर कर दिया जाए, देखें 10 टू द पावर -2 कर दिया जाए तो अब जो है हम लोग इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाई E = 3 और ये देखिए आप ये 10 टू द पावर 3 -2, 10 टू द पावर 3 -2 तो 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। 10 टू द पावर 1 का मतलब 10 हो जाएगा और यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। और आपको मालूम है कि वैद्युत फ्लक्स का हमने मात्रक आपको बताया था, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस प्रकार इसका जो ए पार्ट था, यह ए पार्ट हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इसके बी पार्ट से देखते हैं कि बी पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा था। तो देखें बी पार्ट में आपसे कहा जा रहा है ना कि इसी वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखिए आपसे कहा जा रहा है ना कि इसी वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल के अभिलंबवत यक्ष अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है 60 डिग्री का कोण बनाती हैं, यानी थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री दी हुई है। तो जैसा आप जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है ये फाई E = होता है वेक्टर E.A। तो A.B = AB cos थीटा होता है। तो अब हम यहाँ पर कर सकते हैं फाई E देखे E × A और ये हो जाएगा आपका cos थीटा और थीटा की वैल्यू जो आपको दी गई है ये वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। अब हम यहाँ पर रख करके सॉल्व करते हैं फाई E की जो वैल्यू है ये है 3 × 10 टू द पावर 3 और A की जो वैल्यू आप देख रहे हैं A की जो वैल्यू है ये है 10 टू द पावर -2 और फिर cos थीटा। तो cos थीटा यानी ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से फाई E की वैल्यू अगर हम निकालें, चलिए ऊपर साइड में हम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -2 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 1 यानी 10 हो गया और इसके बाद cos 60 की जो वैल्यू होती है ये 1/2 होती है। तो ये हो गया आपका 1/2। अब 2 से अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और फिर ये हो जाएगा फाई E = ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा
होगा 15 और यूनिट वही होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 15 का जो ए और बी पार्ट था, ये दोनों पार्ट आपके सॉल्व होते हैं। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो देखें क्वेश्चन नंबर 16 में जो दिया हुआ है वो ये है कि उपरोक्त प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर जो 15 था, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में ही कहा जा रहा है कि उपरोक्त प्रश्न के एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन है। देखिए यहाँ पर वर्ग नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 में वर्ग दिया था और यहाँ पर घन कहा जा रहा है। तो घन होगा तो घन की जो आकृति होगी वो घन की आकृति लगभग ऐसी हो जाएगी, ये हो गई घन की आकृति। तो देखें आपसे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है, देखा जाए कि उपरोक्त प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर जो 15 था, क्वेश्चन नंबर 15 के उपरोक्त प्रश्न के एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के कोई घन, यहाँ पर घन है, इस घन की जो भुजा दी गई है वो 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दी गई है। यानी घन की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या कह लीजिए ऊंचाई ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर देखें आपसे क्या कहा जा रहा है आगे, तो कहा जा रहा है जो इस प्रकार अभिविन्यासित है। अभिविन्यासित का मतलब इस प्रकार इसको सेट करके रखा गया है कि उसके फलक निर्देशांक अक्षों के समांतर हैं। तो कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा ये पूछा जा रहा है कि कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। एक बात जरा ध्यान से समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 15 में जो वैद्युत क्षेत्र दिया गया था, वैद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू दी गई थी वो थी E इज इक्वल टू, यानी वेक्टर E इज इक्वल टू ये दिया गया था 3 × 10⁻³ और ये कैप आई न्यूटन पर कूलाम था। यानी यह एक्स एक्सिस के तरफ था। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा थी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स एक्सिस के तरफ थी। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि यह निर्देशांक तलों के समांतर है। निर्देशांक तलों के समांतर का मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम एक्स अक्ष मान लें और इसको अगर हम वाई अक्ष मान लें और इधर के तरफ अगर हम जेड अक्ष मान लें, तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, आपसे प्रश्न में कहा गया है कि निर्देशाक्ष अक्षों के समांतर। तो यहाँ पर ये आई दिया हुआ है, कैप आई, तो कैप आई का मतलब यक्ष अक्ष के अनुदिश है। तो अगर यक्ष अक्ष के अनुदिश होगा तो देखें ये जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत बाहर के तरफ होती है। तो इस पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा बाहर के तरफ होगी और इस पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा इधर के तरफ होगी। यानी ऐसे समझ लीजिए कि दोनों पृष्ठों पर यक्ष अक्ष के लिए दो पृष्ठ होंगे, ये एक्स अक्ष है तो यक्ष अक्ष के लिए एक पृष्ठ इधर के तरफ आएगा, दूसरा पृष्ठ इधर के तरफ आएगा। तो अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा उसकी क्षेत्रफल सदिश होगा, उसकी दिशा बाहर के तरफ होगी, यहाँ भी क्षेत्रफल सदिश की दिशा बाहर की तरफ होगी। यानी एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के साथ कैप आई लगा हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र के साथ कैप आई लगे होने का मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वह यक्ष अक्ष के अनुदिश है, यानी वैद्युत क्षेत्र इधर के तरफ ही है। तो अब एक चीज समझ लीजिए,
ये जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल बाहर के तरफ है, यानी यक्ष अक्ष के धन दिशा के तरफ है, और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यक्ष अक्ष के धन दिशा के तरफ है। तो अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज है वो ये है कि क्षेत्रफल सदिश उसी दिशा में है जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों की दिशा एक हो तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होता है वो 0 डिग्री का होता है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा अगर दोनों की दिशा एक हो। लेकिन अगर इस पृष्ठ पर हम देखें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा चेंज नहीं होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो यक्ष अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर के ही तरफ है। लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश है ये क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ होगा। तो यहां आप देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर के तरफ और क्षेत्रफल सदिश की दिशा उसके विपरीत है। इसलिए यहां पर बनने वाला जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। इसको मैं आपको बता रहा हूं, इसकी जरूरत अभी पड़ेगी। तो ये चीज आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि इधर के तरफ अगर ये राइट वाले पृष्ठ को हम लेते हैं तो राइट वाले पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बीच बनने वाला कोण 0 अंश होगा। और अगर हम बाएं वाले पृष्ठ को देखें तो बाएं वाले पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के बीच बनने वाला जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। दूसरी बात हम आपको ये भी बता दें कि यक्ष एक्सिस यहाँ पर कैप आई दिया हुआ है, तो कैप आई दिया हुआ है तो वैद्युत क्षेत्र केवल यक्ष एक्सिस के तरफ फैला है, वैद्युत क्षेत्र एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में भी फैला है और निगेटिव डायरेक्शन में भी फैला हुआ है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में कि इस घन से हो करके गुजरने वाला कुल नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो हम मान लेते, देखिए वैद्युत फ्लक्स तो फाई होता है, तो ये जो राइट पृष्ठ है, दाएं वाला पृष्ठ है, दाएं वाले पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम फाई आर मान ले रहे हैं, और लेफ्ट से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है इसको हम फाई यल मान लेते हैं। अब चलिए राइट का वैद्युत फ्लक्स निकाला जाए, फिर लेफ्ट का वैद्युत फ्लक्स निकाला जाए। तो आपको मालूम है कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है यह वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, और ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो चलिए हम राइट साइड के लिए निकालते हैं, तो फाई आर इक्वल टू ये हो जाएगा वेक्टर ई, वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो ई है और ए का जो परिमाण है वो ये है, और यहाँ पर बनने वाला कोण होता है कॉस थीटा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है राइट साइड में, यहाँ पर जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। अब इसके बाद यहाँ पर हम फाई आर की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा E इंटू ए, क्योंकि cos 0 की वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी 1। अब हम लेफ्ट साइड के लिए निकालते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो लेफ्ट साइड के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फार्मूला तो हम लोगों का वही होगा, ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। लेकिन लेफ्ट के लिए थीटा की जो वैल्यू है ये 180 डिग्री है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 180 डिग्री। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो फाइल इज इक्वल टू ई इंटू ए, और कास 180 कास 180 अंश की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस ई ए हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, आपसे टोटल वैद्युत फ्लक्स पूछा जा रहा है, आपसे कुल वैद्युत फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो अगर कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो तो हम करेंगे क्या कि राइट साइड में जो वैद्युत फ्लक्स है उसको और लेफ्ट साइड में जो वैद्युत फ्लक्स है उसको हम दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा फाई आर प्लस हो जाएगा फाई एल। देखते हैं फाई आर की वैल्यू क्या है, तो फाई आर की वैल्यू ई ए है
और फाई यल की जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये वैल्यू आपको माइनस ई ए दिया हुआ है। तो इस प्रकार जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक दूसरे से कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि घन के पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो घन के पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा यह 0 के बराबर होगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 16 था, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, देखें ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में भी पूछे गए हैं, कंपटीशन वगैरह में पूछे गए हैं, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, कोई काला बॉक्स है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है। ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ पर काला पृष्ठ कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स होगा ना, वैद्युत फ्लक्स का नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए आपसे कहा जा रहा है काला बॉक्स। तो समझिए आप ध्यान से, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, नेट यानी कुल वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू आपको दी गई है। नेट वैद्युत फ्लक्स फाई ई की जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया है 8.0 इंटू 10⁻³ और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, याद रख रहिएगा, यह उस बॉक्स से होकर गुजरने वाले नेट वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू दी गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बॉक्स के भीतर कुल नेट आवेश कितना होगा, कुल आवेश पूछा जा रहा है आपसे। देखिए ए पार्ट में आपसे कुल आवेश पूछा जा रहा है। तो देखें, हम आपको बता दें, हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़े थे और गॉस के प्रमेय में पढ़ा गया था फाई, गॉस के प्रमेय में हम लोगों ने देखा था कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू जो है आवेश है, आवेश क्यू की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अब यहाँ से अगर Q की वैल्यू हम निकालें तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, ये सबको पता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर Q की वैल्यू ज्ञात करते हैं, यानी कुल आवेश ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ रख देते हैं। तो फाई ई की वैल्यू हमको दी गई है 8.0 इंटू 10⁻³ ये 8.0 इंटू 10⁻³ और फिर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आपको मालूम है, हम लोग इसकी गणना कर चुके हैं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है 8.85 इंटू 10⁻, ये -12। तो अब जो है इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो देखें ये क्या मिलेगा। अब यहाँ 8.0 इंटू 8.85 मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये है आपका 10⁻⁻12 और इंटू 10⁻³ तो 12 - 3 करेंगे 10⁻⁻9 हो जाएगा। ये हो गया 10⁻⁻9। अब इसके बाद इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर लें तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, कितना 70.80 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 70.80
इंटू 10⁻⁻⁹ और ये कूलाम हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत आवेश आपसे पूछा जा रहा था। ये वैद्युत आवेश जो है 70.80 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको चाहते हम तो माइक्रो कूलाम के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते थे। माइक्रो कूलाम के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जानते हैं माइक्रो कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए इसको जो है माइक्रो कूलाम, इसको माइक्रो कूलाम, ये तो कूलाम में दिया है और कूलाम को आप माइक्रो कूलाम में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कूलाम होता है। तो अगर कूलाम को कन्वर्ट करना होगा तो कूलाम को कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है 10⁻⁶ से इसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। अगर कूलाम को माइक्रो कूलाम में कन्वर्ट करना होगा तो 10⁻⁶ से इसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। अगर हम यहाँ छोड़ देते हैं तो भी हमारा आंसर निकल चुका है। लेकिन अगर सपोज कीजिए आप माइक्रो कूलाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 70.8 और इंटू ये 10⁻⁻⁹ है और 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कूलाम को माइक्रो कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब हो जाएगा 70.8 इंटू 10⁻, ये देख रहे हैं 6 - 9 - 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 70.8 इंटू 10⁻³ है। तो -3 अगर हम हटा दें तो दशमलव जो है -3 हटा दिया जाए, दशमलव 3 अंक बाईं ओर आ जाएगा। तो 3 अंक अगर बाईं ओर आ जाता है तो दशमलव यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 0.0708, यहाँ छोड़ देंगे इतना, तो ये जो है माइक्रो कूलाम हो जाएगा। हालांकि अगर आप कूलाम में भी छोड़ सकते थे, कूलाम में भी छोड़ेंगे तो गलत नहीं होगा, और माइक्रो कूलाम में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका जरा बी पार्ट देखा जाए। ये तो ए पार्ट हमने सॉल्व किया था, अब हम लोग इसका बी पार्ट देखें कि बी पार्ट में क्या दिया हुआ है। देखिए बी पार्ट में दिया है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी वैद्युत फ्लक्स शून्य हो। वैद्युत फ्लक्स को कहा जा रहा है कि अगर वैद्युत फ्लक्स शून्य हो, तो अगर वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा तो फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि फ्लक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं है। तो अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें, चूंकि यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपको बताया है कि वैद्युत फ्लक्स शून्य है, और आपको ये मालूम है कि फाई ई इजक्वल टू Q/ε0 होता है। फाई ई इजक्वल टू Q/ε0 होता है। तो यहाँ पर अगर फाई ई की वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार दिया है कि ये शून्य है, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा Q/ε0, और अगर यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे तो Q इजक्वल टू 0 इंटू ε0 हो जाएगा, और अगर ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो आपसे ये पूछा जा रहा था कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है कि नहीं है। तो आवेश नहीं है, क्योंकि वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब कि कोई आवेश नहीं है। और फिर पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब यही हो सकता है कि बॉक्स के भीतर जितने भी आवेश होंगे, सभी आवेशों का जो बीजगणितीय योग आता होगा वो शून्य हो जाता होगा। सभी आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य हो जाता होगा। शून्य होने के वजह से वैद्युत आवेश जो है वह वैद्युत आवेश का मान शून्य हो जाता है। अच्छा, अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है।
यहाँ दिया है चित्र में दर्शाए अनुसार। देखिए यहाँ चित्र दिखाया गया है, उस चित्र को अगर देखें तो चित्र जो है, आप सभी लोग अगर बुक खोल करके देखें तो बुक में चित्र दिया हुआ है, और बुक में जो चित्र दिया हुआ है देखें, ये 10 सेंटीमीटर, ये जो है ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और फिर इसके बाद यहाँ बीच में केंद्र है, और केंद्र से ऊपर के तरफ देखें, इस डिस्टेंस को आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अभी मैं चित्र बना रहा हूँ, चित्र जैसे बनाया गया है, ये दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर जो आवेश दिया है, यह आवेश आपको 10 माइक्रोकूलाम का दिया है। ये आवेश 10 माइक्रोकूलाम का है। तो देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है अब क्वेश्चन, फिगर जो है लगभग यही है, आप बुक में देखिएगा, बुक में फिगर आपको बहुत क्लियर दिया हुआ है। हम फिगर में केवल उतना ही बनाए हैं जितना हमको ज़रूरत है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र, ये 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है, और वर्ग का केंद्र जानते हैं, विकर्णों का जो कटान बिंदु होता है वही वर्ग का केंद्र होता है। तो वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, देखिए ये वर्ग का केंद्र है, और वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया है, आवेश रखा गया है। वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो एक बात आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, वैद्युत ये जो है आप देख रहे हैं, ये वर्ग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि ये वास्तव में इसकी जो आकृति होगी, ये आकृति वर्गाकार नहीं बल्कि ये घनाकार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जब वैद्युत फ्लक्स, जब आवेश उत्पन्न होगा तो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, और वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स के वजह से होता है। और ये वैद्युत फ्लक्स सभी दिशाओं में, 6 दिशाओं में, क्योंकि हम अगर यहाँ देखें तो ये घन की तरह, वर्ग भले कहा गया है लेकिन ये घन की तरह बिहेव करने लगेगा, और घन के 6 पृष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो 6 पृष्ठ होंगे, घन के 6 पृष्ठ होंगे, और घन के अगर 6 पृष्ठ होते हैं तो एक पृष्ठ से हो करके देखें, अगर नॉर्मली वैद्युत फ्लक्स हम देखें तो वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू जो होती है यह Q/ε0 होती है। लेकिन 6 पृष्ठ है, तो अगर 6 ये देखा जाए, ये संपूर्ण पृष्ठों से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, यह संपूर्ण पृष्ठों से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। लेकिन यहाँ पर जो घन की आकृति होगी उसमें 6 पृष्ठ होते हैं, तो एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर हमको ज्ञात करना होगा तो 6 से भाग दे देंगे। 6 पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये Q/ε0 है। तो अगर एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना हो तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 से डिवाइड कर देंगे, और यही हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो चले देखा जाए, फार्मूला हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ ही है, और सबकी वैल्यू हम केवल यहाँ पर रख लें। तो Q आवेश की वैल्यू दी गई है, और ये देखिए 10 माइक्रोकूलाम दिया है। माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर लें, तो माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 10⁻⁻6 अपान हो जाएगा 6, और ε0 की वैल्यू हम लोगों को मालूम है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसका यूनिट आप रख लीजिएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फाई ई की जो वैल्यू होगी, ये देखें यहाँ पर 10 इंटू 10⁻⁻6, और फिर देखें यहाँ ये है 6 इंटू 8.85। जरा देखिए
10 टू दी पावर माइनस 12 को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो 10 टू दी पावर माइनस 12 ऊपर जाएंगे लेकर के तो प्लस 12 हो जाएगा। और देखिए ये हो जाएगा 10 टू दी पावर प्लस 12 हो जाएगा। और फिर 10 टू दी पावर 12 में से अगर हम -6 को माइनस कर दें, 12 और -6 हो जाएगा। 10 टू दी पावर 12 माइनस 6 तो 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5e इक्वल टू 10 इंटू 10 टू दी पावर 6। और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। नीचे आप देख रहे हैं 6 इंटू 8.85। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें और देखें इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करें क्या कि ऊपर नीचे अगर 100 से गुणा कर देते, देखिए ऊपर 100 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ ऊपर हम 100 से गुणा कर रहे हैं और नीचे भी 100 से गुणा कर दें तो फिर देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 5e इज इक्वल टू, देखें यहाँ पर 10 में 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000। और फिर ये है आपका 10 टू दी पावर 6। और नीचे देखिए हम गुणा करते हैं, 885 में 6 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 6 5 30, 3 हो जाएगा। और फिर 8 6 48 और फिर 3 जो होगा ये 51 हो जाएगा 1। और फिर ये हो जाएगा आपका 5, फिर 8 6 48 और 48 और 5 फिर कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। ये हो गया आपका, तो ये हो गया 5310। तो एक काम करते हैं, देखिए ना यहाँ पर 10 का घात जो 6 है ना, 10 का घात 6 को 10 का घात 5 गुणे 10 कर देते हैं। 10 का घात 5, देखिए 10 का घात 5 गुणे हम 10 कर देते हैं तो 10 कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या मिल रहा है, तो 5e इज इक्वल टू ये हो गया आपका 1000 बटा में 531 गुणे 10 का घात 5 हो जाएगा। अब देखें आप, हम थोड़ा सा शॉर्टकट में इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर यहाँ 500 होता तो 1000 में 500 से भाग देते तो 2 बार भाग चला जाता, लेकिन यहाँ 531 है तो 531 से भाग देंगे तो ये लगभग 2 के नज़दीक पहुँचेगा, लगभग 2 के नज़दीक पहुँचेगा। तो लगभग 2 के नज़दीक पहुँचेगा तो इसको हम चाहे तो 2.0 भी लिख सकते हैं, ठीक ना, या 1.89 के आसपास आना चाहिए। तो अगर हम सीधे सीधे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 5। ये 1000 में 531 से भाग दिए हैं, ये मान लगभग 2 हो जाएगा। और ये हो गया 10 टू दी पावर 5। अब हम इसका यूनिट, चूंकि वैद्युत फ्लक्स है तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है यह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है, इसको रख दिए। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 18 था, ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका सॉल्व होता है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में जो दिया हुआ है वो ये दिया है 2 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश है। देखिए यहाँ पर आवेश Q की वैल्यू दी गई है और ये दिया है 2.0 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रोकूलाम को हम कूलाम में कन्वर्ट कर दें, तो माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू दी पावर -6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2.0 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलाम हो जाएगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, तो 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ, गौसीय पृष्ठ आपको मालूम है, हमने आपको बताया था कि स्थिर वैद्युतिकी में बंद जो काल्पनिक पृष्ठ होता है उसे गौसीय पृष्ठ कहते हैं या गौसियन पृष्ठ कहते हैं। तो गौसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, यह आवेश पृष्ठ पर स्थित है। तो पूछा जा रहा है कि पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आपसे केवल वैद्युत फ्लक्स ही तो पूछा जा रहा है, और वैद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग जानते हैं गॉस के प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो phi E इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये इसकी वैल्यू होती है और यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे Q इजकल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर रख दें तो फिर देखें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम है ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। रख देते हैं यहाँ पर वैल्यू, तो फिर ये हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू, देखिए ये 2 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे है आपका 8.85 10⁻⁻12 को ऊपर लेके जाइए तो -12 को ऊपर लेके जाइए तो +12 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू 2/8.85 और फिर ये हो जाएगा, देखिए 12 - 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये हो गया 10⁻6। अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें। तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और नीचे हो जाएगा 885। तो देखिए 200 में 885 यानी 885 से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम यहाँ पर इसको 10⁻6 को 10⁻5 इंटू 10 कर देते हैं। तो 10⁻5 इंटू 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2000 और फिर नीचे हो जाएगा 885। तो अब इसको डिवाइड किया जाए। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो 2000 को 885 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ये हो जाएगी 2 ये लगभग देखिएगा ये वैल्यू 2.26 के नज़दीक आती है। तो 2.26 इंटू 10⁻5 हो जाएगा और फिर यहाँ पर जो यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पूछा जा रहा था, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अगर देखा जाए अब क्वेश्चन नंबर 20 को, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। तो गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, देखिए वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू आपको दी गई है। वैद्युत फ्लक्स फाई ई की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है -1.0 इंटू 10⁻3। देखें -1.0 इंटू 10⁻3 ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम दिया हुआ है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, ध्यान समझिए प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि यदि गॉसीय पृष्ठ, पहले जो गॉसियन पृष्ठ था, गॉसियन पृष्ठ के बारे में अभी हमने आपको बताया कि स्थिर वैद्युतिकी में काल्पनिक बंद पृष्ठ को ही गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या अगर 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो जानते हैं वैद्युत फ्लक्स जो होता है यह गॉसियन पृष्ठ के त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, यानी त्रिज्या चाहे कम रहे चाहे ज़्यादा रहे, ये जो वैद्युत फ्लक्स है वैद्युत फ्लक्स के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी जो वैद्युत फ्लक्स पहले था वही वैद्युत फ्लक्स बाद में भी रहेगा। अब तो ये ए पार्ट था, ए पार्ट का आंसर यही होगा। अब अगर हम इसके बी पार्ट को देखें तो बी पार्ट में दिया हुआ है, देखें कि बिंदु आवेश का मान क्या होगा। बिंदु आवेश का मान, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है। बिंदु आवेश Q की वैल्यू आपसे पूछी गई है और आपको मालूम है
कि फाई ई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, आवेश की वैल्यू पूछी जा रही है, तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू हो जाएगा फाई ई। अब हम यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दें तो देखिए Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, और फिर फाई ई की जो वैल्यू है ये -1.0 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लें तो देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और फिर 1 का हम 8.85 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा, यानी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और 10⁻³ -12 + 3 हो जाएगा, तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻9 और फिर ये कूलाम हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये गॉस के प्रमेय पर ही आधारित हैं, इनको आप नॉर्मली बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और देखें अब जो है हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो नेक्स्ट चैप्टर का होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि संडे के दिन हम लोग संडे के दिन सुबह और फिर शाम को भी टाइमिंग आपको कल बता दिया जाएगा, लेकिन मान के चलिएगा कि सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे इन दोनों टाइमों पे हम लोगों का CUET का बैच चलेगा। सुबह 9 बजे जो है हम लोग मैथमेटिक्स देखेंगे और शाम को 4 बजे हम लोग फिजिक्स देखेंगे, CUET का क्लास देखेंगे, और ये लाइव क्लास होगा, इसलिए आप सभी लोग जुड़ेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। क्लास 9 से लेकर के 9th, 10th, 11th, 12 साइंस, आर्ट, कॉमर्स के सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर हिंदी मीडियम यानी यूपी बोर्ड और फिर इंग्लिश मीडियम यानी CBSE बोर्ड के भी क्लासेस चलते हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी दिमाग में रखे रहिए कि महामना इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सब वाराणसी के टॉप टीचर्स हैं जिनका कंपैरिजन कहीं और से नहीं किया जा सकता। यानी महामना इंस्टीट्यूट में पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए आप सभी लोग तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और सभी नए बैच चल रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि वीडियो देखने वाले जितने भी लोग हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है ना तो आप हमें कमेंट करके बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. You're most welcome.